दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स हिंदी का 12 क्लास का 10वां चैप्टर जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, उसी का प्रश्न उत्तर, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। तो लेखक जब विद्यालय जाते हैं तो कैसी घटना घटती है, चलिए देखते हैं आंसर उत्तर। विद्यालय के हेड मास्टर लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। 3 दिनों तक लगातार विद्यालय की कमरों तथा मैदान में शीशम के पेड़ से उसी से तुड़वा कर बनाए गए झाड़ू से साफ करवाते हैं। और जो लेखक के जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ के जो हेड मास्टर रहते हैं, तो वो लेखक से पहले उनका जाति पूछते हैं और उसको अपमानित करते हैं, कहते हैं कि तुम नीचे जात का है और वगैरह वगैरह करके उनको अपमानित करते हैं। ओके, और फिर उनको कहते हैं कि जाओ शीशम के पेड़ से कुछ टहनियाँ तोड़ के लेकर आओ और उससे झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल के जितने भी कमरे हैं और मैदान है सबको बाहरों झाड़ू दो उसमें। और ये काम लगातार 3 दिन तक उनसे करवाया जाता है। ओके, तो यही घटना थी विद्यालय में उनके साथ घटित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या क्या, पूरा विवरण अपने शब्दों में दे। जो लेखक के पिताजी थे वो स्कूल से जब गुजर रहे थे, स्कूल के रास्ते से, तो उन्होंने क्या देखा और उन्होंने देखने के बाद क्या किया, इस बात का पूरा विवरण अपने शब्दों में दें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, पिताजी ने देखा कि उनके बेटे से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है। उन्होंने हेडमास्टर की इस अत्याचार का विवरण लिया और पुत्र के हाथों से झाड़ू लेकर फेंक दिया। और उन्होंने हेडमास्टर को कड़े शब्दों में अन्याय के लिए फटकारा। और जो लेखक के पिताजी थे जब स्कूल के रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि उनके बेटे से यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवाया जा रहा है। तो वो गुस्सा में आग बबूला हो गए और मास्टर के हेड मास्टर के अत्याचार का पूरा विवरण लिया कि झाड़ू क्यों लगा रहा है उनका बेटा, ये सब पूरा बात बेटा से पूछा और फिर उनके हाथ से झाड़ू लेकर फेंक दिए और उस हेड मास्टर से कड़े शब्दों में उनके अत्याचारों का अन्याय का के लिए उनको फटकारा कड़े शब्दों में। ठीक, फिर आगे देखते हैं। हेड मास्टर द्वारा अपशब्द के माध्यम से धमकाए जाने के बाद भी साहस और हौसले के साथ हेड मास्टर का सामना किया। और जो हेड मास्टर थे उन्होंने वाल्मीकि जी के पिता को अपशब्द भी बोला और धमकाया भी, लेकिन हेड मास्टर के धमकी से लेखक के पिता नहीं डरे और हिम्मत से उनका सामना किया और हेड मास्टर को खरी खोटी सुनाकर ही घर आए। चलिए, तो ये था वाल्मीकि जी के पिता का विवरण। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताइए। जो लेखक की भाभी थी उन्होंने लेखक के बारे में क्या कहा था और इस कथन का महत्व क्या है, चलिए देखते हैं अपने भाषा में। लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है कि वे लेखक से इस तरह का मृत पशुओं का खाल उतरवाने का काम न करवाए। जब लेखक के घर में कोई नहीं रहता है और ब्रह्मदेव का बैल मर जाता है, तो लेखक की माँ लेखक को स्कूल से बुलवाकर कहती है कि जाओ चाचा के साथ बैल का खाल उतार लो। तो जब खाल उतार कर आते हैं लेखक, तो एकदम कीचड़ से भरे रहते हैं और उनके कमीज पर खून का छींटा पड़ा रहता है और लेखक का
जो फेस होता है एकदम रोए रोए हो जाता है, रोने लायक हो जाता है एकदम। तो ये सब देखकर भाभी कहती है उनकी माँ से कि आप इनसे ये सब काम न करवाए, ये घिनौनी काम न करवाए, मृत पशुओं का खाल इनसे न उतरवाए। ठीक, फिर आगे है, वह पवित्र हृदय है और यह कार्य जघन्य और घृणा शब्द है। हम भूखे रह लेंगे लेकिन इस तरह के काम इसके बचपन को नहीं मिटाने देंगे। भाभी का यह कथन मेरे लिए प्रकाश की तरह चमक रहा है। और भाभी कहती है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनका हृदय बहुत ही पवित्र है और इनसे ये घृणा वाला काम, गंदा काम न करवाए। भले ही हम भूखे रह जाए, हमारे खाने के लिए कुछ न रहे, पैसा न खाना कुछ न रहे, लेकिन इनका बचपन इनमें न मिटने देंगे, इस घिनौनी काम में न घसीटेंगे। और भाभी का यह कथन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लिए आज भी प्रकाश की तरह चमकता है। और भाभी के इसी कथन के कारण, इसी कथन से प्रभावित होकर वाल्मीकि जी आज इतने अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं और सभी के दिलों में राज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसी उगने लगते हैं, कांटे जैसे उगने लगते हैं? तो कौन सी बात को सुनकर, सोचकर? तो चलिए देखते हैं। लेखक चुटकी छोटी जाति का था। लेखक जो थे वो चुटकी छोटी जाति का था। गांव में स्वर्ण जातियों के लोग के घर बारात आने पर जूठे बच्चे पतलों के भोजन को उनके परिवार वाले ले जाते थे। इस भोजन से ही वे अपने जिंदगी चलाते थे। अपने इस तरह के नरकीय जीवन के प्रति उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था। कहने का मतलब कि जब लेखक जब बच्चे थे तो उस समय, और लेखक तो छोटे जाति के थे, चुटकी छोटे जाति के थे, और तो उस समय इस जाति को बहुत ही घृणा रूप से देखा जाता था और कभी भी शादी ब्याह में इनको अच्छा भोजन खाने के लिए नहीं दिया जाता था। जब भी किसी ऊंचे जाति वाले के यहाँ शादी होता था तो जब बाराती आता था तो बारातियों का जो जूठा बच जाता था पत्तल में, वो पत्तल इनके परिवार वालों को दे दिया जाता था और ये उस जूठे को लाकर अपने घर पर खाते थे। और यही सब बात लेखक को बहुत ही खटकता है। उनके मन में कांटों जैसा चुभन होने लगता है कि ये जो समाज की नीतियाँ है बहुत ही गलत है, सभी इंसान हैं और इस जीवन को ही लेखक नरकीय जीवन कहते हैं। लेखक इन्हीं बातों को याद कर एक कड़वे अनुभव से भर जाते हैं जिससे वह कांटे उगने के बिंब में संकेतित करते हैं। और यही सब कारण था कि लेखक के मन में कड़वाहट भर जाता था और लेखक इसी सब घटना को कांटे जैसे चुभने वाला बात कहते हुए संकेतित करते हैं। ओके, तो चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। लेखक कहते हैं कि दिन भर पसीना खट से लथपथ होकर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम करने के बदले लास्ट में जूठन मिलता था और हमारे जाति वाले को किसी को भी इससे शिकायत नहीं था और ना कोई शर्मिंदगी था। ऐसा क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरअसल वर्णवादी व्यवस्था के तहत सदियों से दलितों के अंदर यह भावना भर गई थी कि दरिद्र और गुलामी उनका भाग्य है। वे शोषणवादी व्यवस्था के प्रतिघातों को सदियों से सहते हुए संभवतः मानसिक रूप से असभ्य हो चुके हैं। लेखक कहते हैं कि जो भी उनकी जाति के लोग थे उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे, उनको गुलामों की तरह रखा जाता था, जूठा खाना दिया जाता था, लेकिन वो लोग सहते थे क्योंकि उनके मनों में
ऐसी भावना बैठ गई थी कि हम लोग यही सब काम के लिए बने ही हुए, जूठा खाने के लिए, पशुओं का खाल उतारने के लिए, दिन रात मालिकों का सेवा करने के लिए, और लास्ट में जूठा मिले, यही हमारा जीवन है। ये भावना उनके मनों में बैठ गया था और इसी कारण गुलामी के घातों प्रतिघातों को ये सह रहे थे। ओके, फिर आगे है कि उन्हें जूठन पर ही चलना है, अतः उनकी मानसिक निर्मित इस ऐतिहासिक बुनावट के चलते ही उन्हें शोषण से कोई शिकायत नहीं था। और यही सब कारण के और ऐतिहासिक जो भी बुनावट है, जो इतिहास यानी पूर्वज से चला आ रहा है कि जो लेखक की जाति है, दलित जाति है, उनको जूठा नहीं खाना है, मालिकों का सेवा ही करना है, खाल ही उतारना है मृत पशुओं का, और यही ऐतिहासिक बुनावट के कारण वो लोग शोषण सह रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी ये काम किए तो हमें भी ये काम करना है। यही सब कारण है। चलिए अगला देखते हैं। सुरेंद्र की बात को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। जब सुरेंद्र लेखक के घर पहुंचता है और उनकी बीवी के हाथ का खाना खाकर तारीफ करता है, तो लेखक सुरेंद्र की बात सुनकर क्यों विचलित हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। सुरेंद्र सिंह लेखक के पास इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से शहर आता है। वह लेखक की पत्नी के द्वारा बनाया गया खाना की तारीफ करता है। तभी लेखक को सुखदेव सिंह त्यागी का अत्याचार याद आ जाता है और लेखक के घर में सुरेंद्र सिंह इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से शहर में आते हैं, यानी लेखक शहर में रहने लगते हैं फिर। और सुरेंद्र सिंह जो था सुखदेव सिंह का पोता था और वो इंटरव्यू के सिलसिले में लेखक के घर आते हैं और उनकी पत्नी के बना हाथ का खाना खाकर बहुत ही तारीफ करते हैं। तभी लेखक को सुरेंद्र सिंह के दादा यानी सुखदेव सिंह त्यागी के अत्याचार याद आ जाता है। तो चलिए ये अत्याचार क्या है। ऐसे ही इस अत्याचार के बारे में मैंने अपने सामने वाले वीडियो में अच्छे से जिक्र किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ आप देख लीजिए। जब सुखदेव सिंह के पुत्री की शादी थी, पिताजी ने बहुत मेहनत की। बारात के दिन मेरी माँ, मेरी बहन और मैं उनके दरवाजे पर बैठे थे, इस उम्मीद से कि जो पकवान बारात को खिलाया जा रहा है वह हमें भी मिलेगी। और जब सुखदेव सिंह त्यागी के पुत्री का शादी था तो पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। माँ ने पूरे घर की सफाई की थी और पिताजी ने पूरे गांव भर से चारपाई ढो कर सुखदेव सिंह के पुत्री के जो बाराती आने वाला था उसके बैठने की व्यवस्था के लिए लाए थे चारपाई पूरे गांव से। और जिस दिन बारात आया तो उस दिन लेखक की माँ, लेखक की बहन और लेखक उनके दरवाजे के बाहर बैठे थे, इस उम्मीद में कि जो अंदर पकवान खिलाया जा रहा है बारातियों को वो उनको भी खाने को मिलेगा। परंतु देखिए आगे क्या होता है। परंतु माँ के कहने पर सुखदेव ने पतलों में जूठन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कह दिया कि उठा टोकरी और चलती बन चूड़ी। और जब सुखदेव सिंह से लेखक की माँ ने खाने को मांगा, कहा कि हमने आपके यहाँ इतना काम किया, हमें भी कुछ खाने को दीजिए, तो लेखक के माँ को सुखदेव सिंह ने जूठा पत्थर उठाकर कहा कि उठाओ और लेकर जाओ चूड़ी और अपने औकात में रहो, ऐसा कहकर चला गया, जिस कारण लेखक को बहुत ही कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो यही था सुखदेव सिंह का कहानी और उनके पोता सुरेंद्र सिंह का कहानी। चलिए आगे देखते हैं। घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रोने लगी। तो जब लेखक खाल उतार कर आता है बैल का, ब्रह्मदेव के बैल के खाल उतार कर आता है, तो वो पूरा रोए रोए मुँह किए हुए रहते हैं और उनका शरीर कादों से भरा होता है, कीचड़ से भरा होता है और उनके कुर्ते पर जो कमीज होता है उस पर खून के छींटे पड़े होते हैं। तो ये सब देखकर लेखक की माँ रोने लगती है। तो चलिए इस बात को अच्छे से जानते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने माँ के लिए प्रिय होता है। गांव के ब्रह्मदेव त्यागी की बैल मरने पर उसको उठाने के लिए कोई नहीं था। लेखक की माँ ने लेखक को खाल उतारने के लिए उसके चाचा के साथ भेजती है। लेखक उस समय स्कूल से उस काम के लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण जाता है। और
जब कोई भी बच्चा होता है वो अपनी माँ के लिए प्रिय होता है, चाहे वो कैसा भी हो, बदमाश हो, अच्छा हो, लेकिन माँ के लिए प्रिय होता है। और जब लेखक 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो लेखक के गांव में एक ब्रह्मदेव त्यागी था, जिसके यहाँ लेखक के पिताजी काम करते थे। तो उनका बैल मर गया था। तो उस समय का नियम था कि जो जिसके घर में नौकर है यानी काम करता है वही उसके मृत जो पशु है उसको उठाएगा और उसका खाल निकालेगा। तो ये सब नियम था उस समय। तो ब्रह्मदेव अपने बैल के मरने का खबर लेखक के घर भिजवाता है, लेकिन उस समय लेखक के घर न लेखक के भैया होते हैं और न ही लेखक के पिताजी होते हैं, और सिर्फ घर में महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, और उनके एक चाचा होते हैं। तो चाचा जी तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन खाल अकेले एक आदमी से नहीं उतरता है, तो इसलिए लेखक को जाना पड़ा। लेकिन लेखक स्कूल छोड़कर उस काम के लिए नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी थी यानी पैसा का ज़रूरत था, इसलिए उनको जाना पड़ा। फिर आगे है कि 15 या 20 रुपए की बात है, और उस समय 15 या 20 रुपया मायने रखता था। खाल उतार के लौटते समय पूरी तरह कीचड़ से भर चुका था, उसके शर्ट पर खून के छिटके भी पड़े थे और उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसको लेखक की माँ देखकर रोने लगी। और जब लेखक खाल उतार कर घर आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम थके हुए थे और शर्ट पर खून की छींटे पड़ी हुई थी, जो हालत देखकर लेखक की माँ रोने लगी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 प्रश्न में बोल रहा है व्याख्या करें, जो भी नीचे बात दिया गया है उसकी व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही है। इस जो वाक्य है, ये जो 2 लाइन है, इसमें कह रहे हैं लेखक कि ये जो समाज है कितना क्रूर है। यहाँ मेहनत का, श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि यहाँ तो ये मोल है कि जो निर्धन है यानी जो गरीब है उसकी गरीबियता को बरकरार रखा जाए, उसको कभी अमीर होने का या अच्छा फैमिली बनाने का हक ही नहीं है। ऐसा षड्यंत्र हमारे समाज में चल रहा है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। तो लेखक आर्थिक असमानता और जातिवाद के चलते शोषण के विभिन्न रूपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते चलता है। जो लेखक है वो आर्थिक असमानता यानी जो हमारे समाज में समानता नहीं है, छोट जात बड़े जाति का भेदभाव है, तो ये सब के बारे में बताते हुए चलते हैं। फिर आगे है गांव के नीच जाति के लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, पशुओं की तरह करवाया जाता है, काम करवाया, यहाँ पर काम होगा, काम करवाया जाता है और अपमान भी झेलना पड़ता है। दलितों नौकरों पर जबरन दबाव डाला जाता है, और जो दलित है, छोट जात के हैं, उन लोगों को पशुओं की तरह काम करवाया जाता है और जबरन दबाव डाला जाता है। फिर आगे है जरा सी देर हो जाने पर गाली भी सुनने को मिलता है, मरे हुए पशु को उठाना पड़ता है और बदले में कुछ नहीं मिलता है, और उनको अगर वो काम में थोड़ा देरी कर दिए तो उनको गाली भी सुनना पड़ता था। ठीक, गाली भी सुनना पड़ता था, और पशुओं के मरे शरीर को उठाने पर भी उनको कुछ नहीं मिलता था। इसलिए यह कहा कि शोषण वर्ग श्रम की कीमत नहीं बराबर मानते हैं, और इसलिए लेखक कहते हैं कि जो शोषण वर्ग का श्रम है उसकी कीमत बराबर नहीं मिलती है। ओके, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपने भाषा में लिखें। ठीक, ये एक प्रश्न है बोर्ड का कि अगर लेखक के साथ जो बचपन में घटना घटा ये सब अगर आपके साथ होता तो क्या करते, और इसका जो अनुभव और प्रतिक्रिया है अपने शब्दों में दे। तो मैंने आंसर में लिख दिया कि विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार दे, यानी आपको आपके मन में इसके प्रति कैसा भावना है वो लिखिए। देखिए, लिखने का भी तरीका होता है, एक होता है ना कि उल्टा फुल्टा बात लिख दे, तो वो नहीं, ऐसा बात लिखिए कि
अच्छे से इसका आंसर भी मिल जाए और किसी को कोई कष्ट भी ना पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, तो ऐसा लिखिए ठीक अपने अनुसार। तो आज का ये जो 9 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।